हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद है कि जम के तैयारी कर रहे होंगे और बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। बेहतरीन ढंग से तैयारी में लगिए और बेस्ट करिए, बेहतरीन करिए और अपने दोस्तों में टॉप करके दिखाइए, अपने विद्यालय को टॉप करके दिखाइए। आइए इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी पॉइंट जो एग्जाम में बड़ी परेशान करती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे कि हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, समष्टियां क्या होती हैं, समुदाय क्या होता है। इस तरह की पॉइंट जो खास करके इन्वायरमेंट, वातावरण से जुड़ी हुई है। ये क्लास 10, क्लास 12 और इसके अदर एग्जाम, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, कोई जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो यहां से बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये आपके नॉलेज को थोड़ा विग्रस कर देगा, आपकी जो क्वालिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निष्क्रियता। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न हो। हाइबरनेशन क्लियर रखिएगा। शीत निष्क्रियता, अच्छा शीत का मतलब होता है ठंडी। बाबू क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंडी, निष्क्रियता का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। अरे भैया ठंडी में क्या होता है, एकदम सब गाती उती मार के कपड़ा वो सब पहन, उनके मफलर लगा के एकदम आराम से बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं ना, गर्मी में थोड़ा दौड़ते रहते हैं। शीत निष्क्रियता समझिएगा। अच्छा, शीत निष्क्रियता समझाने से पहले मैं आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड समझा देता हूं। बातें ध्यान रखिएगा, ये भी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाने वाली चीजें हैं। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है बाबू? ठंडा, अर्थात ठंडा, ठीक है। और वार्म का मतलब होता है गर्म। बातें क्लियर? ठंडा और गर्म, अर्थात क्या सर ये ठंडा गर्म क्या पढ़ा रहे हैं? समझिए कि पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, या हम कह सकते हैं जितने हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं, वो दो तरह के एनिमल्स होते हैं। जीव कितने तरह के हो सकते हैं? उनके ब्लड के आधार पर उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक कोल्ड ब्लडेड अर्थात ठंडे रुधिर वाले, और दूसरा वार्म ब्लडेड जिसे गर्म रुधिर वाले जीव कहते हैं। तो अगर हम संघ कार डेटा की बात करें, कार डाटा अर्थात संघ जो सबसे विकसित और लास्ट वाला जो फाइलम था हम लोगों का, जिसमें हम लोग खुद एनिमल्स हैं, ऐसे जीव जिनके पास रीढ़ की हड्डियां हैं, वो पूरी तरह से प्रेजेंट है इसमें। अगर हम फाइलम कार डेटा में क्लास को देख ले तो 5 क्लास थे, अगर क्रम से लगाएं तो एम्फीबिया, फिर फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर क्या था, फिर एक इधर आगे पीछे हो गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड एंड मैमल्स। अब सही लगा है। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, उभयचर। बातें क्लियर रखिएगा, ये आपने पहले से पढ़ रखा है, मैं बस शार्प वे में इसको लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड समझ में आ जाए। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड एंड मैमल्स। केवल 2 ऐसे यहां क्लास उपस्थित हैं, एक तो मैमल्स है और दूसरा बर्ड, वार्म ब्लडेड है, और बाकी 3 क्या है सर? तो क्या सर 3 कोल्ड ब्लडेड हैं, जिसमें एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और क्या बाबू, फिशेस है। तो क्या 3 कोल्ड ब्लडेड है और 2 वार्म ब्लडेड है? जी हाँ। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझ जाइए कि वार्म ब्लडेड का मतलब कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा इक्वल रहे, चाहे जितनी कड़क से कड़क ठंडी पड़े, चाहे जितनी कड़क से कड़क गर्मी पड़े या बरसात हो। क्या हो बाबू? उसके ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे। अर्थात गर्म खून वाले जीव, जैसे हम लोग, हमेशा एक के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बाबू? 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हमारा ब्लड का, वार्म होता है, गर्म होता है, इतना ही टेम्परेचर हमारी बॉडी का हमेशा बना रहता है। चाहे वो ठंडी हो तो घटता नहीं है, गर्मी हो तो बढ़ता नहीं है, हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है। ऐसे बर्ड भी होती हैं, बर्ड का भी टेम्परेचर हमेशा इक्वल होता है, कभी वातावरण के साथ ढलता नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इसको देख लें, कोल्ड ब्लडेड को, एम्फीबिया जो मेढक का समूह है वो पूरा चेंजेबल है, चेंज होता रहता है ब्लड। फिशेस भी मछलियां जल में रहती हैं, उनका भी टेम्परेचर जो था, बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड।
और एक है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, छिपकली हो गया, सर्प हो गया, अजगर हो गया, इसके अलावा जितने रेंगने वाले जीव हैं, है ना, वो सभी क्या है, रेप्टाइल्स हैं। अर्थात एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और फिशेस कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब बाबू चेंज, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, वातावरण के साथ क्या हो, चेंज होता रहे। और वार्म ब्लडेड का मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या हो, इक्वल रहे, बना रहे, कोई चेंज उसमें न हो। अर्थात कोल्ड वार्म समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हाइबरनेशन आ जाते हैं। हाइबरनेशन समझाता हूं मैं आपको। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि कोल्ड ब्लडेड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सभी नहीं बाबू, कितने कोल्ड ब्लडेड कितने होते हैं, तो सर एम्फीबिया होता है और उसके अलावा रेप्टाइल्स था और फिशेस था, ये सभी क्या थे, कोल्ड ब्लड थी। अर्थात एम्फीबिया मेढक का एक ऐसा समूह है, मेढक ही एक ऐसा कोल्ड ब्लड एनिमल्स है जो सर्दियों के दिनों में आप देखेंगे जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो मेढक दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन का मतलब होता है वो चले जाते हैं एकदम शीत निष्क्रियता में, निष्क्रिय हो जाते हैं, जमीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब वो ठंडी से बचने के लिए चाहे बिल हो गया, चाहे कोई अपने तरीके से गड्ढा खोद के चले जाते हैं, जाके आराम से एकदम स्थिर हो जाते हैं। और आप जानते हैं श्वसन कैसे करते हैं, त्वचा द्वारा। बात क्लियर? तो इस क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। शीत का मतलब ठंडी में कौन, कोल्ड ब्लडेड खास करके मेढक कहां चले जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, चले जाते हैं और एकदम निष्क्रिय अवस्था में जमीन के अंदर ही पड़े रहते हैं कई महीनों तक, कई दिनों तक। तो ऐसे बिहेव को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं शीत निष्क्रियता। अब ग्रीष्म निष्क्रियता समझ लीजिए, अर्थात इसे कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जब गर्मी देखेंगे बहुत हैवी पड़ने लगती है तो इक्का दुक्का मेढक कहीं स्टोर जल होगा, जहां छांव होगा उसमें शायद दिख जाए, नहीं तो बाकी एस्टिवेशन का मतलब यही होता है कि लगभग 8 से 10 फीट। कितना बाबू, कब, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिनों में 8 से 10 फीट जमीन के अंदर चले जाते हैं। कौन, मेढक। अर्थात ये दोनों चीजें किसके ऊपर है, मेढक के ऊपर, एम्फीबिया के ऊपर। और ये कोल्ड ब्लडेड है। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा वातावरण के अनुसार क्या हो रहे हैं, चेंज होता है। अर्थात मेढक जब ग्रीष्म ऋतु में चले जाते हैं अंदर, कितना अंदर, 8 से 10 फीट जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को एस्टिवेशन कहते हैं। और जब ठंडी में चले जाते हैं तो हाइबरनेशन कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ दिया था तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी, बातें ध्यान रखिएगा। तो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन समझ में आ गया आपको। आते हैं सहभोजी, समझते हैं। सहभोजी का मतलब होता है ऐसे जीव जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाए और एक दूसरे को लाभ हानि पहुंचाए। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी आम के पेड़ पे, उसकी टहनियों पे एक नया प्लांट उग जाता है, आपने देखा होगा। वो पूछता है आपके क्वेश्चन में कि एक नए पौधे से आम के जो टहनी पे उग गया आम के पौधे और उस नए प्लांट में क्या संबंध है, तो वो संबंध क्या है, सहभोजिता का। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और क्या करते हैं बाबू, उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और विषम परिस्थिति में क्या करते हैं, विषम परिस्थिति में खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनको भी भोजन देते हैं। मतलब एक तो चुराते भी हैं, लेकिन जब इसके पास नहीं बचता है तो वापस देते भी हैं। बातें क्लियर हो रही है? अर्थात लाभान्वित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहभोजिता। तो बातें क्लियर हो रही है कि ऐसे जीव क्या कर हो जो किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर उपस्थित हो और उन्हें लाभान्वित करें, लाभ भी पहुंचाए और हानि भी पहुंचाए। और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है एक एक लाइन में? समष्टि क्या होती है, ये एकदम दिमाग में कह सकते हैं प्रेशर बन के बैठा है। ये समष्टि भमष्टि क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। अब बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अगर इंग्लिश जान जाए तो तुरंत आसान हो जाती है। पॉपुलेशन का मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा विकास हो रहा है किसी जीव का। पॉपुलेशन उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मतलब विकास हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है।
अब समझिए पॉपुलेशन मैंने लिख रखा है किसी विशेष स्थान और विशेष समय में, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अर्थात किसी विशेष खास स्थान, स्पेशल स्थान और उसी समय में किसी एक क्षेत्र में एक विशेष जीव की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समष्टि। बाबू फिर से ध्यान रखिए, किसी विशेष स्थान, खास स्थान और खास समय के अंतर्गत, किसी पर्टिकुलर समय के अंतर्गत किसी जाति की संख्या में क्या हो जाए, अत्यधिक वृद्धि हो जाए, तो यह वृद्धि क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, और हिंदी में कहते हैं समष्टि। अब क्लियर हो रहा है? कोई भी जीव हो जिसकी संख्या में अचानक से कुछ विशेष समय में, भाई सबका समय एक बराबर नहीं होता, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंडियों में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं गर्मियों में ग्रो करते हैं, तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो इसीलिए कहा है कि कुछ खास स्थान, खास समय, क्षेत्र में क्या हो, किसी एक विशेष जीव की संख्या में अचानक से क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो यही वृद्धि क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, और हिंदी में समष्टि कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। समुदाय क्या होता है, आप कह सकते हैं समष्टि क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन मतलब संख्या में खूब वृद्धि हो जाए, वो एक ग्रुप में हो जाए। बात क्लियर? अगर ग्रुप में हो जाता है यही संघ कहलाता है। संघ जो ग्रुप होता है संघ, अर्थात क्या लिखा, विशिष्ट आवास स्थान के जीव का संघ। आप कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर, यह भी तो था पॉपुलेशन वाला, जहां पे खूब जीवों की संख्या क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, किसी विशेष स्थान पर जीव क्या हो जाए, एक संघ में हो जाए, एक ग्रुप में हो जाए, तो यही क्या कहलाता है, समुदाय। आपने ह्यूमन बीइंग में बहुत बेहतर देखा होगा कि लोग समुदाय बना के, विलेज बना के, एक यूनिटी बना के रहते हैं, समुदाय बना के रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। अर्थात किसी विशेष स्थान पर लोग या किसी जीव की संख्या में वृद्धि हो जाए, और वह वृद्धि क्या हो, एक समुदाय में हो, एक जो है ग्रुप में हो, तो यही क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, परभक्षण। सोचिए परभक्षण क्या होता है। ऐसी ऐसी टॉपिक लेके आए हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं कि ये होता क्या है भाई, है ना। समझिए परभक्षण क्या होता है। भक्षण का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भोजन है और इधर कोई जीव है, और ये सीधे क्या कर ले, इस भोजन को निगल जाए, खा जाए, तो यह प्रोसेस कहलाता है परभक्षण। अर्थात ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को सीधे क्या कर ले, निगल जाए, खा जाए, भक्षण कर ले। खाना ही क्या कहलाता है, भक्षण। हैवी वर्ड का यूज कर दिया गया, भक्षण कर ले, क्या कहलाता है, परभक्षण कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेटर। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सहोपकारिता। अब आप समझिए, सहोपकारिता का मतलब होता है कि एक हम और एक आप, दोनों लोग मिलकर इतना बेहतर कॉम्प्लिकेशन रख लें, इतना बेहतर यूनिटी बना लें कि एक दूसरे को लाभ ही लाभ पहुंचाए, है ना। आप मेरी मदद करें और मैं आपकी मदद करूं, जैसे कर रहे हैं आप। मेरी स्पेशल साइंस को बड़ा करने के लिए मैं कहता हूं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो आप शेयर करते हैं, जिससे 2 4 10 लोग आपके द्वारा जुड़ जाते हैं हमसे, है ना। तो हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अर्थात मैं आपकी और आप मेरी, सिमिलर ऐसे समझिएगा। पर सहोपकारिता, सहोपकारिता, अगर सहो को हटा दे तो उपकारिता आ जाता है, जिसे उपकार मतलब आ जाता है कि क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। अर्थात ऐसे जीवों का एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है, लाइकेन। इसमें क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, यह भी समझ लीजिए। आपने कवक का नाम सुना होगा, कवक प्लस शैवाल, शैवाल के मिलने से इतने बेहतर एक नए कह सकते हैं प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ कि उसको एक अलग नाम दे दिया गया, और उसका नाम रखा गया लाइकेन। अर्थात किसके मिलन से हुआ बाबू, कवक और शैवाल के मिलन से हुआ, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। और ये सहोपकारिता का बहुत बेहतर एग्जांपल है। अर्थात 2 लोग मिलकर एक दूसरे को इतना बेहतर लाभ पहुंचा रहे थे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये सहोपकारिता है। ये एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, और इनके मिलने से, इनके यूनिटी से, इनके प्रेम से एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जिसका अलग नाम दे दिया गया लाइकेन। ये सहोपकारिता कहलाता है। उपकार करना,
है ना। और लास्ट है परजीवी, ये सबसे हैवी है। ऐसे जीव जो किसी जीव के ऊपर आश्रित होकर केवल उनसे लाभ लें, उनको खूब हानि पहुंचाए। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, फिर समझिए। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होकर उनसे अपने भोजन का निर्माण करे और उन्हें क्या पहुंचाए, हानि पहुंचाए। लाभ का कोई नाम नहीं है, लाभ अपने खुद लें, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, परजीवी। पर का मतलब दूसरे और जीव का मतलब जीव पे आश्रित, अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पे आश्रित हो और उनसे अपने भोजन का निर्माण करे और उन्हें हानि पहुंचाए। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर हो जाता है रिंग वर्म, दाद, खजुआते खजुआते जिंदगी ने वो हो जाती है, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये हमारी बॉडी से क्या करता है, लाभ लेता है और हमको क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर, किसी जीव की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी। अगर बाहर होते हैं तो बाह्य परजीवी कहलाता है, और जब यदि अंदर होते हैं तो आंतरिक परजीवी कहलाता है। बातें क्लियर हो रही हैं? आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हुई होंगी। अपने एग्जाम में बेस्ट करिए, अपने फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत करिए कि आपको पछताना ना पड़े लाइफ में। इतनी बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब बेस्ट बेहतर करिए। थैंक यू सो मच।